मणिपुर में जातीय संघर्ष को देखिए, 2 साल हो गए हैं। 250 से ज्यादा मौतें, हजारों लोग अब भी राहत शिविरों में। पर ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर मतलब इस संकट पर उतनी गंभीरता नहीं देखी है। हाँ, ये एक काफी चिंताजनक बात है। बिल्कुल। और देखिए, ये मुद्दा सिर्फ एक मानवीय संकट नहीं, बल्कि अगर हम देखें तो सिविल सेवा परीक्षाओं के नजरिए से भी आंतरिक सुरक्षा और गवर्नेंस के लिहाज से समझना जरूरी है। सही कहा आपने। तो आज हम इसी पर एक गहन चर्चा करेंगे। हमारे पास द हिंदू का एक विश्लेषण है, जिसके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई जमीनी हकीकत क्या है, ये संकट बना क्यों हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की बात है, विश्लेषण कहता है कि इसमें और जैसे कश्मीर के मामले में जो प्रतिक्रिया होती है उसमें काफी अंतर है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो विश्लेषण उठाता है। तो इसके पीछे क्या वजह बताई गई हैं, मतलब क्यों ये फर्क? देखिए, विश्लेषण के अनुसार इसके पीछे शायद कुछ ऐतिहासिक और रणनीतिक कारण है। ऐसा कहा गया है कि नई दिल्ली का जो नजरिया है पूर्वोत्तर को लेकर, वो अक्सर सुरक्षा केंद्रित ही रहा है। अच्छा। हाँ, और उसमें कहीं ना कहीं एक भू राजनीतिक उदासीनता भी झलकती है। मतलब कश्मीर को देखें तो पाकिस्तान चीन की वजह से उसे रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हाँ, सीधा खतरा दिखता है वहाँ। बिल्कुल। जबकि मणिपुर के मामले में शायद ऐसा तत्काल कोई खतरा नहीं देखा गया भारत की संप्रभुता को। तो नतीजा ये हुआ कि लगातार कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता दिखने के बजाय बस कभी-कभी हस्तक्षेप वाली नीति अपनाई गई। और प्रधानमंत्री का अब तक वहां ना जाना या कोई रोड मैप ना होना, यह सब इसी तरफ इशारा करता है। विश्लेषण तो यही कहता है। हाँ, चलिए, ये तो हुई राष्ट्रीय नजरिए की बात। अब जरा जमीन पर आते हैं। सुरक्षा स्थिति वो तो काफी उलझी हुई बताई गई है, और ये भी कि खतरों को कभी कभी बढ़ा चढ़ाकर भी दिखाया गया, ऐसा कुछ। हाँ, विश्लेषण में इस बात का भी जिक्र है। जैसे एक उदाहरण दिया गया है, म्यांमार से 900 हथियारबंद उग्रवादियों के हमले की खुफिया चेतावनी का, जो बाद में शायद एक तरह की रणनीतिक बयानबाजी ज्यादा निकली। और इसका असर ये हुआ कि जो सैन्य कार्रवाइयां हुईं उनका निशाना, ऐसा कहा गया है, ज्यादातर कुकी जोमी हमार गांव बने। अच्छा, तो इससे तो जातीय खाई और बढ़ गई होगी। बिल्कुल, और गहरी हो गई। और दूसरी तरफ जो घाटी आधारित विद्रोही समूह है, मतलब VBIGs, उनके खतरे को कथित तौर पर नजरअंदाज किया गया। तो मतलब स्थिति ये बन गई कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी एक तरह से इन मिलिशियाओं पर आ गई। हाँ, विश्लेषण तो यही इशारा कर रहा है कि कई इलाकों में अनौपचारिक रूप से ऐसा ही हुआ, जिससे राज्य का जो अपना ढांचा है वो और कमजोर हो गया। और इसी माहौल में वो जो भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने की योजना है, उस पर भी सवाल है। हाँ, उस पर विश्लेषण ये कहता है कि ये एक तरह से पुरानी सुरक्षा सोच को दिखाता है। ये 1643 किलोमीटर लंबी सीमा है। मणिपुर वाला हिस्सा करीब 398 किलोमीटर का है। और इस पर बाड़ लगाने की जो परियोजना है 31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की, उसका नागा और मिजो समुदाय विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके सीमा पार जातीय रिश्ते हैं, संबंध हैं, और ये कदम जो है वो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लक्ष्यों से भी, आप कह सकते हैं, मेल नहीं खाता। अच्छा। रिपोर्ट ये भी कहती है कि सरकार का ध्यान शायद असल मुद्दों जैसे खुफिया जानकारी मजबूत करने या जो हथियार लूटे गए थे उनकी बरामदगी पर कम और दिखावटी चीजों पर ज्यादा रहा। जैसे वो आराम बाई तेनगोल का हथियार सौंपने वाला कार्यक्रम हुआ था। हाँ, हथियारों की बात आई तो मई 2023 में वो जो हजारों हथियार लूटे गए थे शस्त्रागारों से, उनका क्या हुआ? कितने वापस आए? देखिए, लेख के मुताबिक मार्च 2025 तक का जो आंकड़ा है वो बताता है कि 6,000 से ज्यादा हथियार लूटे गए थे, उनमें से 4,000 से भी कम वापस आए। और उनमें भी शायद कई बेकार थे। हाँ, उनमें कई देसी थे या अप्रभावी किस्म के थे। और सबसे अहम बात, आर्म्स एक्ट के तहत कोई ठोस कार्रवाई या मुकदमा नजर नहीं आता। तो लगता है कि ये बरामदगी भी कहीं ना कहीं एक राजनीतिक संदेश देने जैसी ही थी। और इतने सारे हथियार अभी भी बाहर हैं, ये तो तनाव बनाए रखेगा। बिल्कुल, ये लगातार जातीय तनाव की एक बड़ी वजह है। विश्लेषण में एक और बात ध्यान खींचती है, फरवरी 2025 में राष्ट्रपति शासन लगाने का जो समय था, हाँ, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। विश्लेषण का तर्क है कि वो समय शायद प्रशासनिक विफलता या मानवीय जरूरत की वजह से नहीं, बल्कि सत्तारूढ़ दल के अंदर के झगड़ों से बचने के लिए चुना गया था। ओह, तो ये एक पैटर्न है। ऐसा लगता है।
विश्लेषण यही इशारा करता है कि आंतरिक सुरक्षा संकटों को शासन मजबूत करने के मौके की तरह देखा जा रहा है और जोर सुलह या संस्थागत सुधार पर कम और दिखावे पर ज्यादा है, जैसे हथियार समर्पण, सीमा पर बाड़, सांप्रदायिक दोषारोपण। लेकिन इन सब गंभीर बातों के बावजूद विश्लेषण ये भी कहता है कि अब जो स्थिरता धीरे धीरे लौट रही है वो बातचीत का एक मौका जरूर देती है। जैसे वो 3 मई की बरसी का जिक्र था। हाँ, दोनों समुदायों ने उसे अलग अलग तरह से मनाया, अलगाव दिवस और चिंतन दिवस। ये गहरे मतभेद दिखाता है, लेकिन शायद यहीं से संवाद की कोई गुंजाइश बन सकती है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? आगे का रास्ता क्या हो सकता है? निष्कर्ष यही है कि अगर सार्थक समाधान चाहिए तो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर जो दिखावा हो रहा है उससे आगे बढ़ना होगा। समावेशी शासन, विश्वास बहाली और संस्थागत सुधारों पर ध्यान देना होगा। मतलब पूर्वोत्तर को सिर्फ एक सरहदी इलाका ना समझकर भारत का एक अभिन्न अंग मानना होगा, जिसकी अपनी खास सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भू राजनीतिक सच्चाई है। बिल्कुल। सभी समुदायों की शिकायतों को सुनना होगा, मिलिशिया पर निर्भरता खत्म करनी होगी, राज्य की सत्ता बहाल करनी होगी और लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों का भरोसा वापस लाना होगा। ये मणिपुर का संकट, जैसा कि विश्लेषण कहता है, उस पूरी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है, जो शायद दिखावे और राजनीतिक फायदे से ज्यादा प्रेरित लगती है। सही बात है। स्थायी शांति के लिए तो एक अलग नजरिया चाहिए, सहानुभूति, न्याय और रणनीतिक दूरदर्शिता वाला। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने की एक बात, ये जो नीतिगत बदलाव हैं, इनके अलावा पूर्वोत्तर के प्रति हमारी राष्ट्रीय सोच में किस बुनियादी बदलाव की जरूरत है ताकि वहां स्थायी शांति सचमुच आ सके? ये एक अहम सवाल है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, जो द हिंदू में प्रकाशित विश्लेषण पर आधारित थी। इस विषय पर अगर आपके कोई सवाल या विचार हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। और हाँ, इस चर्चा को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।